हेडिंग्स आपको मिल गई थी ना, मिल रही है ना प्रॉपर? यस सर। ओके, अभी विजिबल है? यस सर। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। देखो रे ऑप्टिक्स क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं ऑप्टिक्स क्या होता है। देखो ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। लाइट। अब क्वेश्चन आता है ये लाइट क्या होती है ना? स्टडी तो करना है लाइट क्या होती है। यस सर। लाइट इज, इट इज दैट part of electromagnetic spectrum। लाइट क्या होती है? एक A part of electromagnetic spectrum whose wavelength varies from, whose wavelength varies from either 8000 Armstrong to 4000 Armstrong। ठीक है, इलेक्ट्रो यस सर। स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो सबसे पहले आता है आपका गामा रेस, फिर आपका आता है एक्स रेस, फिर आपका आता है यूवी रेस, ठीक है, और फिर यहां पर आपका आता है इंफ्रारेड रेस, और इसके बीच में आता है विबग्योर, आपका विजिबल स्पेक्ट्रम। ओके, इंफ्रा यस सर। के बाद आता है आपका माइक्रोवेव्स, और फिर उसके बाद आता है आपका रेडियो वेव्स। ओके, एंड दिस पार्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, विबग्योर पार्ट जो होता है आपका ये, दिस इज visible spectrum which is we called as light। और ये जो विबग्योर होता है इसका जो वेवलेंथ का जो रेंज है वो होता है 8000 एमस्ट्रॉन्ग टू 4000 एमस्ट्रॉन्ग। मतलब जो वॉयलेट है वो 4000 है और जो रेड है वो 8000 है। कुछ बुक्स में ना 3600 टू 7600 भी लिखा होता है, तो उतना ज्यादा बॉदर नहीं करना, ठीक है। यस बट जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड बढ़ेंगे लैम्डा विल इंक्रीज। लैम्डा होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ विल इंक्रीज, ठीक है। तो यस सर। हम जो स्टडी करते हैं लाइट वो इस पार्ट की करते हैं जो विजिबल लाइट है। अब आता है देखो ऑप्टिक्स क्या है। हमने दो चैप्टर देखे, क्या देखे? दो टॉपिक देखे जिसमें दो चीजों पे आता है ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स, एक रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। तो मुझे मालूम पड़ा भाई ऑप्टिक्स भी दो तरह का है, एक क्या है? वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। हाँ, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब कोई बोलता है कि रे ऑप्टिक्स में आप लाइट की स्टडी करते हो, वेव ऑप्टिक्स में आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा, बट ऐसा नहीं है। रे ऑप्टिक्स एक तरह का ज्योमेट्रिकल एनालिसिस है या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ठीक है। और रे यस ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? वो ये है कि हम यहां पर जो स्टडी करते हैं ना लाइट की,
वो स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैव अ वेरी लार्ज डायमेंशन एज कंपेयर टू लाइट। मतलब कि लाइट की स्टडी करने के लिए जो हम अपैरेटस यूज करते हैं रे ऑप्टिक्स में, इस अपैरेटस की जो डायमेंशंस हैं, इस अपैरेटस की जो डायमेंशंस होती हैं वो लाइट की वेवलेंथ यानी लैम्डा से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल लेंस, लेंस का क्या होता है, रेडियस होता है। यस सर। अब रेडियस होता है मीटर्स में, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। लेकिन वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एमस्ट्रॉन्ग में। एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 10 टू द पावर 18 माइनस 18 सॉरी। तो यस सर। लाइट की वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में जो हमारा लेंस है उसका रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो लेंस के रिस्पेक्ट में जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, एक रे की तरह काम करती है। रे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आई? एक तरह से हम मैक्रोस्कोपिक व्यू में हम लाइट को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा अपैरेटस का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ ऑफ लाइट के हो जाए, फॉर एग्जाम्पल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है हमारा, क्यों? क्योंकि जो स्लिट होता है ना, जब हम स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें जो ये स्लिट होता है, इसका स्लिट का साइज इतना छोटा होता है कि जो अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ ऑफ लाइट की हो जाता है। तो यहां पर जो हम स्टडी करते हैं ना, वो वेव की, लाइट की माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं। ठीक है? यस सर। तो ये डिफरेंस है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। चलो, अब क्या होता है, यहां पर वेव जो होता है, हमें पता है वेव कैसे ट्रेवल करती है, ऐसे। ठीक है? यस सर। तो वेव ऑप्टिक्स में तो जो लाइट है ना, उसको हम स्ट्रेट लाइन कभी नहीं मानते, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं ना वो इस लेवल पर जाकर कर रहे हैं कि भाई लाइट ट्रेवल कैसे, जिगजैग मोशन करती है, साइनोसॉइडल वेव पर चलती है। लेकिन जब रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं ना, तो हम वहां पर लाइट को एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, क्योंकि उसका साइज एज कंपेयर टू अपैरेटस बहुत छोटा है। तो जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, तो हम वहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन है। समझ आया? इसीलिए उसको रे बोलते हैं, रे बोलते हैं। चलो, लिख लिया? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखो। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। The path of light is called ray, है ना? रे होता है एक स्ट्रेट लाइन जिसका एक ओरिजिन तो होता है। रे किसको बोलते हैं, एक ओरिजिन से लाइन स्टार्ट हुई बट नेवर एंडिंग्स। यस सर। थर्ड हो गया बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। बीम क्या होता है, जिसमें मल्टीपल लाइट रेज एक साथ आती हैं। ठीक है, इसको क्या Yes, बोलेंगे, बीम। ठीक है? यस सर। थोड़ा स्पीड तो नहीं हो रहा, मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं। नहीं सर नहीं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक, कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बट रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर से Yes, दिखा sir. रहा है।
इसके भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, प्लेन मिरर के भी। अब प्लेन मिरर क्या होता है, थोड़ा सा धीरे से समझेंगे। ये मेरा प्लेन मिरर है। तो ये मेरा क्या होगा, नॉर्मल होगा। यस सर। अब मेरी एक लाइट इंसिडेंट हुई यहां पर, यस सर। तो ये इसी लाइन से निकल जाएगी। यस सर। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यस सर। ये रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर जो एंगल होगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंस, और इधर यस एंगल सर। होगा आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, है ना। तो अब लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, अगर कहीं कुछ छूट जाए ना, परेशान मत होना। मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप रिकवर कर लेना नोट्स की, ठीक है। आप लिखते चलो, अगर कहीं कुछ छूट जाए तो परेशान मत होना, मैं आपको आगे दे दूंगा उसकी पीडीएफ। यस सर। पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ यस सर। ऑलवेज, ऑलवेज, नॉट इन द केस ऑफ ओनली प्लेन मिरर। कहीं पर भी रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है, इररिस्पेक्टिव की सरफेस कैसा है, सबसे पहला एंगल क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। यस सर। ऑलवेज ये होगा ही होगा। और सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सॉरी एंगल नहीं, द इंसिडेंट रे the normal and the reflected ray will all lie in इन the द सेम प्लेन। same plane। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये एन क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जिस भी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये नॉर्मल उस सरफेस के उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है। तो ये यस क्या सर। करेगा, ये ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। चलो यस सर। अब एक स्पेशल केस लेते हैं। मान लो मेरा सरफेस जो है वो है अ, सर्कल नहीं बन रहा।
बन गया। ठीक है, ये सर्कल बन गया। यस सर। अब ये सर्कल का सेंटर होगा। अब मान लो एक लाइट आई, ये ठीक है। यस सर। तो अब क्या होगा, लाइट थोड़ी सी कलर, मान लो ये इंसिडेंट रे है, तो अब इसका नॉर्मल क्या होगा। अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है तो उसके लिए एक चीज ये मैंडेटरी है कि उसका जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। तो ये मेरा बन गया नॉर्मल। तो ये जो Yes, एंगल sir. है आई, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, तो सेम एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो स्फेरिकल सरफेस में जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है। इन spherical surfaces normal should pass from center of sphere। परफेक्ट, ठीक है। यस सर। चलो अब एक चीज और कर लेते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सरफेस है और ये मेरी नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। और मेरी जो लाइट है ना वो इसी के ऊपर आ गई। यस सर। तो मेरा एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट क्या है, 0। 0 है। तो वही मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो Yes. यहीं से मेरी लाइन, दूसरी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी विद 0। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, व्हेन इंसिडेंट रे हैज अ 0 एंगल फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्लियर हुआ। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ पे, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो। नो सर। चलो अब हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशंस बाय प्लेन मिरर। सीबीएसई के पेपर के बाद बेटा कुछ कंपटीशन का पेपर देने का सोचा, कर रहे थे यार। सर अभी तो 12th का एक कारण ही था, वो डिमोटिवेटेड हो गया, मतलब है तो नहीं। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं और फ्री के मार्क्स देके जाता है चैप्टर। देखो अब बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। जब ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मान लो मेरा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये इधर से पॉलिश्ड है। अब यहां पर इसका क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, एंड आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम हेयर
ठीक है, अब देखो क्या होगा, एक इंसिडेंट रे यहां पर गई, ये एक नॉर्मल है, यस सर। सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ा अच्छे से नहीं बना, ये एक रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे है मान लो, ठीक है, यस सर। ये मेरा नॉर्मल हो गया, तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यस सर। बट अगर मैं उसको एक्सटेंड करूंगा, तो यहां पर कहीं दिखेगा, ठीक है, यस सर। अब यहां से मान लो एक लाइट और गई और वो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये नॉर्मल होगा, और मैं जब इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये पॉइंट मीटिंग पॉइंट होगा, तो अगर ये ऑब्जेक्ट ओ है तो यहां पर उसकी इमेज बनेगी, यस सर। ये मेरा मिरर है। अब प्लेन मिरर में क्या होता है, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो देखो यहां पर इमेज कैसी बनेगी, क्या एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं, नो सर। तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। वर्चुअल, वर्चुअल इमेज होगी। अब देखो ये वर्चुअल और रियल का मतलब क्या होता है, इमेज दोनों ही है, दिखती दोनों ही है, लेकिन एक को हम रियल दूसरे को वर्चुअल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी इमेज पे, किसी इमेज स्क्रीन पर, एक होता है ना इमेज स्क्रीन जिसपे हम इमेज बनाते हैं, यस सर। रियल इमेज को आप इमेज स्क्रीन पर बना सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेज कभी भी इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती, तो आप उसको इमेज स्क्रीन पर उतार ही नहीं सकते, ये डिफरेंस होता है, इसीलिए उसको रियल इमेज बोलते हैं। देखो जो चीज ओरिजिनल है उसी को तो आप फिजिकल फॉर्म में बना सकते हो ना, यस सर। आप जो दुनिया वर्चुअल है आप उसको फिजिकल फॉर्म में कैसे अपीयर करवाओगे, आप समझ रहे हो, यस सर। तो एक इसीलिए हम बोलते हैं ना रियल वर्ल्ड वर्चुअल वर्ल्ड, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड को आप रियलिटी नहीं दे सकते, रियलिटी मतलब फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, मेटेरियलिस्टिक अपीयरेंस, तो रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम इमेज स्क्रीन पर उतार सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज हम उस इमेज को बोलते हैं जो हमें बाय द लॉस दिख तो रही है बनती हुई, लेकिन उसको एक्चुअल में इमेज स्क्रीन पर नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रही हैं, हम उसको करवा रहे हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ इमेज। अब होगा क्या, मेरे को जब मैं इस ऑब्जेक्ट को रिफ्रैक्शन में देखूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरी जो लाइट है वो आई ऑब्जेक्ट से आ रही है, बट एक्चुअली में वो ओ का रिफ्लेक्शन है, और ये जो डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर के केस में, जो रिफ्लेक्टेड इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है प्लेन मिरर के केस में, मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर से वही डिस्टेंस पर इमेज बनती है, ये क्लियर हुआ। यस सर। अब इसका अगर प्रूफ लेना हो तो हम कैसे लेंगे, देखो
मान लो ये प्लेन मिरर है, दूसरी साइड से मैंने इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है। यस सर। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और वो नॉर्मली एक लाइट इंसिडेंट हुई और नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यस सर। तो ये लाइट इसका मतलब आगे भी जाएगी, इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने। यस सर। अब एक लाइट मैंने बोला रे, लाइट रे यहां से गई और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। इसको जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये यहां पर मीट हो रही है, इसका मतलब मेरा यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर मेरी इमेज बन रही है। यस सर। अब मान लो अगर ये नॉर्मल है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यस सर। तो अगर ये लाइन देखो, ये जो लाइन है ये, इसको मैं नाम दे देता हूं, चलो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये ओ पी, ये मेरा क्यू हो गया और ये आई हो गया। इसको मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर को नाम दे दिया ओ डैश, चलो ये एन हो गया। अब देखो एन पी पैरेलल है ओ ओ डैश के, यस प्रूफ सर। प्रूफ ले रहे हैं हम, तो एन पी इज पैरेलल टू ओ ओ डैश, यस सर। then angle QPN will be equal to angle PIO dash, ये भी थीटा होगा यस सर। और ये भी थीटा होगा। क्योंकि इंटरनली एडजेसेंट एंगल्स है ना, ये पैरेलल है ना। यस सर। एंगल एन पी आर, सॉरी ओ, आर नहीं आएगा ओ आएगा, O will be equal to angle POO dash, ठीक है। यस So सर। now taking triangles RPO dash and POI, ये दो ट्रायंगल और ये और ये दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये और ये एक ट्रायंगल ले रहे हैं। अब देखो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री, यस भाई सर। नॉर्मल है। तो अब देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कैसे, हाँ। देखो ओपी ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ डैश पी, ओ डैश पी। यस सर। ठीक है। एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल थीटा, एंगल यस ओ सर। डैश इक्वल टू एंगल ओ डैश, तो ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ओ डैश, ये हो गया साइस ए ए यस ए सर। ऐसे रूल से ये ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल आर पी ओ डैश इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आई। So that means by using CPCT, corresponding parts of congruent triangles, O dash is equal to O dash I. तो ये डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, L होगा। So we proved the distance of image is equal to distance of object in case of
प्लेन मिरर, प्लेन ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, प्लेन सॉरी। प्लेन मिरर। यस सर। प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट कैसा भी हो बट उसका डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा इमेज के जैसा। जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से होगा उतने ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनेगी। क्लियर है? और यस बट सर। सबसे बड़ी बात, जो इमेज होगी वो डायरेक्शन में होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बात समझ में आई? जो इमेज होगी, जो डिस्टेंस होगा इक्वल, वो परपेंडिकुलर होगा। इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ये बात नहीं यस आई सर। समझ? नहीं आई बात समझ आ, में? सर आ देखो, गई। हाँ बताओ बताओ। जो प्लेन मिरर होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग होगा, वो देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज को अगर आप ज्वाइन करोगे एक लाइन से, इसको ऐसे समझो। हेलो बेटा, अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, मतलब इसको आप ऐसे समझो, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन बनाओगे तो वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर होना चाहिए। कैसे? मान लो अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, अब कैसे बनाओगे इसकी इमेज? परपेंडिकुलर तो आप बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी कहीं। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यस सर। अब कैसे बनेगी ये भी देख लेते हैं, चलो। देखो, मान लो मैंने एक लाइन बनाई और वो यस सर। इस तरह ये रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, अब मैं इसको जब एक्सटेंड करूंगा तो यहां पर आएगी, और मैंने एक और लाइन ली, इंसिडेंट रे लिया, तो वो कहां रिफ्लेक्ट बैक करेगा? यहां पर लाइट मीट हुई तो यस सर। यहां पर इमेज बनेगी। ठीक है, और ये हो गया यस मेरा सर। नॉर्मल। क्लियर हुआ? यस सर। प्लेन मिरर को भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, बस 1 मिनट, ये डायग्राम थोड़ा सा बनाइए। हाँ हाँ बनाओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले। यस सर, आ रहा है। देखो, जहां पर भी कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आए, बोलो, दोबारा दोबारा पूछो, बट क्लियर करो। यस सर, हो गया। चलो, अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं। देखो, चलो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। ठीक है,
ये ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, और यहां पर ये मिरर रखा है एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब आपको बताना है कि इमेज की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सटेंड करेंगे, लाइन को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनेगी। यस सर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस तरह से ये परपेंडिकुलर होगा, और यहां पर जहां पर भी वो इमेज बनेगी वो भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यस सर। अब देखो अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। हाँ। तो अगर ये 45 है तो इस ये वाला भी 45 है, यस सर। तो ये भी 45 होगा। ठीक है, हाँ। अब देखो अगर ये डिस्टेंस, इमेज थोड़ी बड़ी बनाएंगे, मुझे थोड़ा लग रहा कंजेस्टेड हो जाएगी चीज, जूम कर लिया अपन ने। ठीक है, अब देखो ये यस सर। एंगल कौन से हो गए, दोनों 45, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं। मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, और यहां पर प्लेन मिरर है एट अ 45 डिग्री एंगल। अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, यस सर। तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो इमेज जो बनेगी वो भी परपेंडिकुलर बनेगी। ठीक है, अब यस देखो सर। यस सर। ये एंगल 45 है क्योंकि ये एंगल 45 है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये भी 45 होगा। हाँ। ठीक है, आप देखो ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, और ये 2 सेंटीमीटर है। तो अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, ये 45, ये 45, ये 90, और हाइपोटेन्यूज 2 सेंटीमीटर है। यस सर। जस्ट अ सेकेंड बेटा। जस्ट अ सेकेंड बेटा। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखो ये डिस्टेंस क्या होगा,
मान लो ये x है तो ये भी x होगा। यस तो सर। अगर ये x है तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। यस सर। कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है 45। 45। बेस क्या है x, h क्या है 2। ठीक है, cos 45 की वैल्यू 1/√2। 1/2। 1/√2 हाँ। तो x/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई √2। यस सर। तो ये भी √2, ये भी √2। ठीक है, यस सर। तो अब देखो, अब अगर ये √2 है, ये √2 है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा 2√2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मैं निकाल लूंगी, निकाल लोगे। यस सर। ये 2 है, ये 2√2 है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा दूसरा राइट एंगल। यस सर। देखो ये है 2, सॉरी 2√2 है हाइपोटेन्यूज, ये है 2, तो ये भी 2 होगा, तभी तो वो 2√2 बनेगा ना। यस सर। तो ये डिस्टेंस इक्वल, इसका मतलब ये कहां पर आ गया, वाई एक्सिस पर आ गया। ये डिस्टेंस है 2, तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, -2 कोऑर्डिनेट्स। ये समझ आया। यस सर। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा आंसर, कोऑर्डिनेट्स विल बी 0,2। 0, -2। अच्छा y एक्सिस। यस सर। नेगेटिव वाई में जा रहा है ना, तो कोऑर्डिनेट्स तो -2 होंगे ना, डिस्टेंस 2 होगा। यस सर। हम्म चलो, हाँ चलो, ये क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन। यस सर। चलो, अब एक लास्ट टॉपिक और रखेंगे, फिर अपन वाइंड अप करेंगे। ठीक है,
देखो कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्लॉक वाले कि क्लॉक में ये 3 PM दिखा रहा है, अब बताओ प्लेन मिरर में इसकी इमेज क्या होगी। ठीक है, यस सर। तो ऑब्वियस ही बात है, तो ये इसका रिफ्लेक्शन ऐसे 9। दिखेगा। यस सर। अगर 3 o'clock है तो इधर 9 o'clock दिखेगा। यस सर। लेकिन हर बार इमेज नहीं बना सकते आप, क्योंकि मान लो आपको वो क्वेश्चन देता है व्हाट विल बी द टाइम इन रिफ्लेक्शन ऑफ क्लॉक showing time 2 hours 35 minutes 15 seconds। अब आप इतना पर्टिकुलर इमेज तो बना नहीं सकते, यस सर। तो आप क्या करोगे, आपको यहां पर एक ट्रिक बताते हैं। अब आप ये जो टाइम है ना उसको 12:00:00, अब इसको अपन चेंज करते, इसको ये नहीं लिखो, इसको आप लिखो 11:59:60। आपको जिस भी टाइम की रिफ्लेक्शन निकालनी है उस टाइम को इसमें से माइनस कर दो, रिफ्लेक्शन का टाइम आ जाएगा। जैसे मैं अगर इसको माइनस करूं 2:35:15, तो 60 में से 15 गए 45, यस सर। 59 में से 35 गया 24, और इधर 24। 9। यस सर। तो ये टाइम होगा रिफ्लेक्शन क्लॉक में। यस सर। ठीक है, यस सर। तो आज यहीं तक रखते हैं। यस सर। और सॉल्यूशंस की शीट में कहाँ तक पहुंचे हो, क्या कर रहे हो उसमें? सर आज तो नहीं लगा पाई, वो प्रैक्टिकल के कारण, इसलिए। अच्छा, प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं स्कूल में? यस सर, आज केमिस्ट्री का ही था। अरे चलो